बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बॉलीवुड की एक मॉडर्न राखी सावंत है जिसका नाम है उर्वशी रौतेला। ये किसी जमाने में एक्ट्रेस हुआ करती थी, इन्फ्लुएंसर बन गई है और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है कि कंट्रोवर्सी होती रहती है। अगर आप इस लड़की के कुछ बयान सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लड़की में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको याद हो तो इसने एक तेलुगु फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था। उस फिल्म ने कुछ अच्छा बिजनेस कर लिया था और ये उस फिल्म को अपनी फिल्म बताती घूम रही थी। उत्तराखंड में हजारों साल पुराना एक उर्वशी नाम से मंदिर है। उस मंदिर को इस लड़की ने अपना मंदिर बता दिया था। इसने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो मंदिर तो इसके फैंस ने बनाया है सिर्फ इसके नाम की वजह से। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी कहती है उसके ना सर होते ना पैर होते। और आज की तारीख में ये दोस्त किसकी है? मीठे ओरी की दोस्त है। ये अपन नजर लगाइए तो ओरी जैसे कि अगर कोई दोस्त है तो उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब इसने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। इसने कहा है कि इसने फिल्म काबिल में ऋतिक के साथ काम किया था और जब इसने ऋतिक के साथ काम किया था तो कुछ इसके दुश्मनों ने कुछ मीडिया वालों को पैसे दिए थे और ऐसा आर्टिकल छपवाया था कि इसका और ऋतिक का रिलेशनशिप है। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। I worked with Hrithik Roshan and Kabil, and then some people, they just gave money and did an article that about my, like, you know, there's something between me and relationship. Yeah, exactly, which is not even true. पहली बात तो ये कि ऐसा उल्लू का पट्टा वो कौन है जो अपने पैसे खर्च करके इस लड़की के ऊपर आर्टिकल छपवाएगा। एक्चुअली अगर ऐसा कोई आर्टिकल कभी छपा होगा तो इसने खुद ही पैसे दिए होंगे और छपवाया होगा, क्योंकि इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ऋतिक का नाम इसके नाम के साथ जुड़े। लेकिन मैं उर्वशी की इस बात को सुनकर हैरान हुआ कि इसने काबिल में ऋतिक के साथ काम किया। I respect him. He's my senior, and you know, like, it is a very good bond. It's not like something like that, but some. ऋतिक के साथ काम किया? कब किया मैडम? रियलिटी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कि आपने अपने सपने में ऋतिक के साथ काम किया हो, यह पॉसिबल है, क्योंकि काबिल में आपका एक आइटम सॉन्ग था और उस आइटम सॉन्ग में ऋतिक कहीं भी नहीं था। जब उस गाने का शूट चल रहा था तब ऋतिक वहां गया भी नहीं था, आपकी ऋतिक से मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो ये आपने कैसे मान लिया कि आपने ऋतिक के साथ उस फिल्म में काम किया था? मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। झूठ बोलिए, लेकिन इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हो वो तो बताओ। मैडम जी, जब उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मैं वहां जाया करता था और मुझे अच्छी तरह याद है ऋतिक ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि अगर इस गाने में आप उर्वशी को ले रहे हो तो लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ कोई भी सीन शूट नहीं करूंगा। ये ऋतिक ने कहा था आपके लिए, और आप कह रही हो कि आपने ऋतिक के साथ उस फिल्म में काम किया था। आपका ऋतिक के साथ बहुत ही कमाल का बॉन्ड है। भाई, झूठ की भी इंतहा होती है यार। मतलब ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पे भेज दिया जहां ऐसे ऐसे झूठे लोग भी रहते हैं। कुछ भी पेल रही हो यार, दिन में ही पी ली क्या? हो क्या गया आपको? मीठे ओरी की दोस्त इन्फ्लुएंसर उर्वशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी काबिल बनी थी उस वक्त आप छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी। अब आप बन गई हो इन्फ्लुएंसर, अब आप एक्ट्रेस हो ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अब आपको कोई काम देने वाला है नहीं। आप कुछ भी ड्रामा करो, कुछ भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऋतिक रणबीर जैसे एक्टर आपके साथ रियल में काम करेंगे इसको तो भूल ही जाइए। वो आपको सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे, वो आपके साथ सपने में भी काम नहीं करना चाहेंगे। अब आपके पास सिर्फ एक ही काम बचा है कि ओरी जैसे मीठे के साथ रील्स बनाओ और घर पर बैठकर उनको देखो, ऐश करो। जब कभी कंगना की फिल्म क्वीन रिलीज हुई थी तो उस फिल्म ने ओपनिंग ली थी 1 करोड़ रुपए की और आहिस्ता 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 उस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस कर लिया था तकरीबन 70 CR का।
यही वजह है कि उस फिल्म को हिट माना गया था, क्योंकि उस फिल्म से पहले कंगना की जितनी भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में आई थी वो सब की सब डिसास्टर हो गई थी। तो जब कोई फिल्म चली ही नहीं थी, अगर किसी फिल्म ने थोड़ा बिजनेस भी कर लिया था तो जाहिर सी बात है उस फिल्म को हिट ही माना जाना था। क्वीन का डायरेक्टर था विकास बहल और पिछले कई सालों में कंगना ने विकास बहल की कई दफा मां बहन की, तो ऐसा माना जा रहा था कि क्वीन 2 कभी नहीं बनेगी। लेकिन फाइनली विकास बहल ने किसी ना किसी तरह चक्कर चला के क्वीन 2 बना दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विकास बहल ने इस फिल्म को उन निर्माताओं के लिए नहीं बनाया जिन्होंने क्वीन बनाई थी, बल्कि विकास बहल ने इस फिल्म को बनाया है जियो के लिए। और अगर फिल्म क्वीन जियो की थी ही नहीं तो क्वीन 2 कैसे बना सकता है जियो? जाहिर सी बात है उस फिल्म के राइट्स उन निर्माताओं के पास है जिन्होंने उस फिल्म को बनाया था, यानी कि फैंटम। तो फैंटम वाले अदालत चले गए हैं और 250 करोड़ रुपए मांग रहे हैं हर्जाना। उनका कहना है कि जियो वालों ने इस फिल्म को बनाया है उनकी बिना परमिशन के। जियो वालों ने इस फिल्म को बनाकर उनका बहुत भारी नुकसान किया है और जियो वालों का कहना है कि उनकी फिल्म की कहानी अलग है, क्वीन की कहानी नहीं है। लेकिन यह तो सबको पता है कि अगर क्वीन 2 बनी है तो उसकी कहानी क्वीन की कहानी नहीं होगी। लेकिन यह भी बॉलीवुड में और बाहर भी सभी को पता है कि अगर कुछ निर्माताओं ने फिल्म क्वीन बनाई थी तो क्वीन 2 वही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। तो मैं पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अदालत जियो को इस फिल्म को क्वीन 2 नाम से रिलीज नहीं करने देगी। अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो जाहिर सी बात है जियो को इस फिल्म का कुछ और नाम रखना पड़ेगा। कंगना की पिछली 15 फिल्में लाइन से फ्लॉप है। आज किसी को भी कंगना की फिल्म देखनी ही नहीं है। तो अगर इस फिल्म का नाम क्वीन 2 नहीं होता तो यह फिल्म वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, फिर इसको जाहिर सी बात है कोई देखेगा ही नहीं और क्वीन 2 के नाम से जियो इस फिल्म को रिलीज कर नहीं पाएगा। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन तकरीबन 16-17 साल पहले आई थी। उस फिल्म के निर्माता थे महेश भट्ट साहब और आपको तो पता ही है कि महेश भट्ट को पाकिस्तान से कितना प्यार है। तो महेश भट्ट ने आवारापन को पाकिस्तान में रिलीज किया था। आवारापन के गाने भी पाकिस्तान के सिंगर्स ने ही गाए थे। तो जब आवारापन को पाकिस्तान में रिलीज किया गया तो वहां भट्ट साहब भी गए थे और इमरान को भी साथ में लेकर गए थे। इमरान भी भट्ट साहब की फैमिली से है तो जाहिर सी बात है इमरान को भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है। तो इमरान बता रहा है कि पाकिस्तान जब वो गया तो उसकी बहुत इज्जत की गई। इमरान ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा स्टार था और आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टार है। पाकिस्तान के लोग उसको पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और वो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बहुत वार्म थे, फैंटास्टिक हॉस्पिटैलिटी। जिस तरह उन्होंने हमारी देखभाल की, हम वहां पे 2 दिन कोई जाने से पहले किसी किस्म का डर, रिजर्वेशन मन में? कुछ नहीं। यू आर क्वाइट अरेंज्ड देयर। स्टिल आई एम। मैं आपकी नॉलेज के लिए यह भी बता दूं कि इमरान हाशमी इंडियन नेशनल नहीं है। इमरान के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। तो अगर इमरान इंडियन है ही नहीं और इमरान को पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार है तो मेरे ख्याल में इमरान को पाकिस्तान में ही फिल्में बनानी चाहिए, पाकिस्तान में ही रिलीज करनी चाहिए। इमरान भाई बॉम्बे में क्यों रह रहा है? इमरान भाई फिल्में इंडिया में क्यों बना रहा है? और इमरान भाई इंडिया से पैसे क्यों कमा रहा है? और जैसे कि आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा, उसमें आवारापन के वही गाने यूज किए गए हैं जो पाकिस्तानी सिंगरों ने गाए हैं, जबकि आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई भी सिंगर बॉलीवुड में गाना नहीं गा सकता, बॉलीवुड की किसी फिल्म में काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि इमरान हाशमी ने जानबूझकर पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने अपनी फिल्म में रखे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इमरान हाशमी की इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें अगर उसको पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार है। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी फिल्म नहीं चलेगी अगर वो पाकिस्तानी सिंगरों के गाने अपनी फिल्म में नहीं रखेगा। अगर इमरान को पाकिस्तानी सिंगरों से इतना प्यार है, पाकिस्तान से इतना प्यार है, तो फिर इमरान को अपनी ये फिल्म पाकिस्तान में ही रिलीज करनी चाहिए। मैं आप सभी इंडियन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस फिल्म का पूरी तरह बायकॉट करें और मेरे ख्याल में महाराष्ट्र सरकार को इस फिल्म को रिलीज होने ही नहीं देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि टिंगी आलिया की फिल्म अल्फा बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है, पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक है जो इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म आई थी वॉर 2, उसकी कहानी लिखी थी आदित्य चोपड़ा ने। किसने? आदित्य चोपड़ा ने। और भाई साहब अल्फा की कहानी किसने लिखी? अल्फा की कहानी लिखी है आदित्य के भाई उदय चोपड़ा ने। यानी कि एक फिल्म की कहानी एक भाई ने लिखी थी, वो सुपर डुपर डिसास्टर हुई थी। दूसरी फिल्म की कहानी दूसरे भाई ने लिखी, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। यानी कि दोनों ही भाई इतने बड़े राइटर हैं, इतने बड़े राइटर हैं
कि भाई साहब इनकी कहानी पर बनने वाली फिल्में पहले ही दिन डिजास्टर हो गई हैं। पंजाबी फिल्मों में एक सिंगर है जिसका नाम है सुनंदा, भोजपुरी फिल्मों में एक लड़की है जिसका नाम है अक्षरा सिंह। ये दोनों ही राखी सावंत की बहनें हैं। एक पंजाब इंडस्ट्री की राखी सावंत है, दूसरी भोजपुरी फिल्मों की राखी सावंत है। मैं जब भी इन दोनों का कोई इंटरव्यू सुनता हूं, पॉडकास्ट सुनता हूं, भाई साहब उसमें ये दोनों लड़कियां एक ही बात करती नजर आती हैं, और वो बात ऐसी है कि मुझे खुद कहते हुए शर्म आ रही है। आप प्रेग्नेंट हुई थी, पवन सिंह के बच्चे की आप मां बनी थी जिसे आपने गिरा दिया। अगर किसी लड़की को शर्म होगी तो वो ऐसी बात कभी करेगी ही नहीं। सुनंदा और अक्षरा दोनों यही कहती है कि एक लड़के ने इनको पागल बना दिया था, वहां ले गया था, वहां ले गया था, वहां घुमाया था, वहां मिठाई खा ली थी, वहां रसगुल्ला खा लिया था, वहां चमचम खा ली थी। सब करें लेकिन कभी किसी के ना जज्बातों के साथ ना खेलें, किसी के लम्हे जाया मत करें। आपको नहीं पता आप किसी के अंदर से क्या छीन के लेके जा रहे हैं। आपके लिए किसी का दिल दुखाना, किसी का विश्वास तोड़ना एक खेल हो सकता है। उस लड़के ने इसको धोखा दे दिया, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं की, वगैरह वगैरह। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़कियां किस फैमिली की लड़कियां हैं जो खुलेआम ऐसी बातें करती है कि भाई ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अरे यार, अगर हुआ होगा कुछ ऐसा तो वो आपकी मर्जी से हुआ होगा, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर अब आप रोजाना दुनिया को ये बात क्यों बताती हो? आप क्या साबित करना चाहती हो? पैसा क्या है? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के शो पे मैंने बात बोली थी और बहुत लोगों ने सुनी थी ये बात। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बड़ा मुश्किल है। मैं इन दोनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें करके आप खुद को बेइज्जत करती हो, आप खुद अपना मजाक उड़ाती हो, लोग सुनते हैं और मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसी बातें करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। कन्नड़ा एक्टर यश ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है टॉक्सिक। इस फिल्म का बजट है 700 करोड़ रुपए। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स भी आज तक नहीं बिके, कोई कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस फिल्म की रिलीज डेट कम से कम 15 से 20 दफा अनाउंस हुई और चेंज कर दी गई। फाइनली ये फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म का आज एक गाना रिलीज हुआ है, तबाही, और यश के साथ इस गाने में है कियारा एडवाणी, और इस पूरे गाने में चुम्मा चाटी और नंगेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पूरे गाने का डायरेक्शन वैसा ही है जैसा संदीप वांगा रेड्डी की फिल्मों में हुआ करता है। इस पूरे गाने में यश ने ठीक वैसे ही एक्टिंग की है जैसे कि रणबीर कपूर ने एनिमल में की थी। कियारा एडवाणी शादीशुदा है, एक बच्ची की अम्मा है, उसको ऐसा रोल करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई भी उनको ज्ञान देने वाला कौन होता है? उनकी मर्जी है कि उनको कौन सा रोल करना है, कौन सा नहीं करना है। उनका हस्बैंड डिसाइड करेगा कि उसको ऐसा रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यह गाना देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यश के अंदर भूत घुस गया है रणबीर कपूर का और संदीप वांगा रेड्डी का। तो यश को सब कुछ वैसा ही करना है जैसा एनिमल में था। मैं यश को बताना चाहता हूं कि भाई साहब सिर्फ ओरिजिनल ही चलता है, कॉपी कभी नहीं चलता। वो रणबीर कपूर है, आप यश हो। आप में और रणबीर कपूर में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रणबीर की कॉपी करके सुपरस्टार बन जाओगे, आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। ये लड़की का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में ये लड़की ऑनलाइन छाई हुई है। हर जगह सोशल मीडिया पर इसी लड़की का वीडियो देखने को मिलता है, और इसके जितने वीडियोस मैंने देखे हैं उनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये लड़की बिल्कुल निडर है, इसको जेल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब एक पत्रकार ने इस लड़की से शुभांकर मिश्रा के बारे में पूछा तो सुनिए इस लड़की ने क्या कहा। शुभांकर मिश्रा की आप बात ना करें, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे बेवकूफों की बात करने पहली बात तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। शुभांकर मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, वो काम कर रहा है उनके लिए, है ना। जो बीजेपी बोलेगी वो ही दिखाएगा, क्योंकि उसकी जेब गर्म हो रही है ना। उसको पता है कि अगर मैं ये दिखाऊंगा, इनके खिलाफ दिखाऊंगा, इस पार्टी के खिलाफ दिखाऊंगा, तो मेरी जेब गर्म होगी, बीजेपी द्वारा मेरा पैसा है। इस लड़की ने बताया कि शुभांकर बीजेपी का चमचा है, एजेंट है, उसके बारे में ये लड़की बात नहीं करना चाहेगी। मुझे नहीं पता कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि शायद पब्लिक ऐसा मानती है, ऐसा पब्लिक का यकीन है कि शुभांकर मिश्रा बीजेपी के लिए काम करता है। मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा कि वो बेचारा काम करता है या नहीं करता, लेकिन पब्लिक ऐसा कह रही है।
जो स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं वो किसी ना किसी एक्टर का मजाक उड़ाते ही रहते हैं। अब एक कॉमेडियन ने अजय देवगन का मजाक उड़ाया है और बहुत बुरी तरीके से उड़ाया है। कोई वेट नहीं कर रहा अजय देवगन की अगली पिक्चर का, लेकिन वो बना रहा है, वो शूट पे ही होता है। इसको देख के लगता है दिहाड़ी पे लगा हुआ है क्या। मेरे ख्याल में अजय देवगन को यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अजय देवगन को फौरन ही अदालत जाना चाहिए और इस कॉमेडियन पर केस करना चाहिए, क्योंकि ये अजय देवगन के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है यार। अरे यार, अगर अजय बॉलीवुड में इतने सालों से काम कर रहा है, उसकी इतनी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, भले ही 100 में से उसकी 5 फिल्में चलती हो, लेकिन चलती तो हैं, लोग देखते तो हैं। आप इतने सीनियर आदमी का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकते हो यार। उसका एंग्स दिखता है। उसने इंडस्ट्री को दिया है 30 साल, तुम लोगों ने उसको एक दिन भी नहीं दिया है। नोबडी इज सेइंग अजय देवगन इज माय फेवरेट एक्टर। मेरे घर पे सारे फोटो अजय भाई के हैं। तंग आ गया भाई कि क्या कर दूं यार मैं इनके लिए। सब तो कर दिया, आर्ट्सी मूवी कर दी, मासी कर दी, पेट्रियोटिक कर दिया। क्या चाहिए जनता को? जनता कह रही है मैं ये सब चाहिए, लेकिन आपसे नहीं। और मैं फिर से कहता हूं कि अजय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, इस कॉमेडियन पर केस करना चाहिए। बॉलीवुड में एक जेठालाल है, उसकी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसका नाम है ब्राइट। जो यहां वहां सड़कों के किनारे आप होर्डिंग्स देखते हैं, उनको यही कंपनी लगाती है। कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले इस कंपनी ने एक अवार्ड्स नाइट किया जिसका नाम रखा गया ब्राइट एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। इस अवार्ड्स नाइट को अटेंड करने के लिए पूनम पांडे भी आई, आरजे महविश भी आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड का अवार्ड्स नाइट था। शहनाज गिल का भाई भी वहां गया और उसको भी एक अवार्ड मिला, और उसके बाद उसने खुद ही इस अवार्ड्स नाइट का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि भाई मुझे आज तक कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन अवार्ड मुझे मिल गया है। क्यों मिला है मुझे भी नहीं पता। आप अंदाजा लगाइए। कहने का मतलब यह है कि वहां जो भी कोई गया, उसने कभी कुछ काम किया हो ना किया हो, अवार्ड सबको मिला। अवार्ड तो मिल रहे हैं पर सारा काम नहीं मिला। यहां तक तो ठीक है कि पहुंची हुई लड़की आरजे महविश वहां गई, पूनम पांडे वहां गई, शहनाज का भाई वहां गया, लेकिन कमाल यह है कि वरुण धवन भी वहां गया। बताओ बेचारे का क्या हाल हो गया है। आज इस आदमी की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा हो गई है कि एक ऐसे अवार्ड्स नाइट में ये बंदा गया अवार्ड लेने। वरुण भाई, आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे बेइज्जती किसकी हुई आज तक, आप मुझे बताओ, जैसे आपकी हो रही है। भाई साहब, आप तो गली के कुत्ते बन गए हो कसम से। ठीक नहीं हुआ आपके साथ भाई साहब। वैसे तो यह खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल से एक हॉस्पिटल चल रहा था और उसमें डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी थी। यहां तक कि वहां डॉक्टरों के तबादले भी हो रहे थे, नर्सेज के भी तबादले हो रहे थे, सब सैलरी भी ले रहे थे। यानी कि पूरा सिस्टम ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे कि एक रियल हॉस्पिटल चलता है। लेकिन कमाल यह है कि यह हॉस्पिटल है ही नहीं। पर एमपी में क्या कर दिया आपने? एक हॉस्पिटल है, 6 साल से दवाइयां आ रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, तब डॉक्टर के ट्रांसफर हो रहे हैं, नर्सें आ रही हैं, उनके पैसे आ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें आ रही हैं, दवाइयों के पैसे आ रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, खर्चा आ रहा है, सब कुछ बकायदा हॉस्पिटल का। पर कल पता लगा है कि वो हॉस्पिटल तो रियलिटी में है ही नहीं। एक ईंट भी नहीं उस हॉस्पिटल की, वो तो बस पेपरों में है हॉस्पिटल। 6 साल से चल रहा है। क्या इन गरीबों को निचोड़ोगे? वहां तो एक ईंट भी नहीं रखी हुई है जहां इस हॉस्पिटल को बताया गया, जहां यह हॉस्पिटल चल रहा था। आप अंदाजा लगाइए, कुछ लोग इस हॉस्पिटल को पिछले 6 साल से चला रहे थे, सरकार का करोड़ों रुपए लूट लिया, लेकिन यह हॉस्पिटल रियल में नहीं था। क्या आप सोच सकते हो कि दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? भाई साहब, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, अफ्रीका में भी ऐसा नहीं हो सकता, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिया में हो सकता है। यह इस बात का सबूत है कि अपनी इंडिया में करप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। करप्शन होता क्या है यही नहीं पता किसी को, बात ही खत्म हो गई भाई। गैंगस्टर बिश्नोई को आप सभी जानते हैं।
बहुत सारे एक्टरों को धमकी देता रहता है, निर्माताओं को भी धमकी देता है, सिंगरों को भी धमकी देता है। गुजरात की एक जेल में बैठा हुआ है, वहीं से अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका की एजेंसी है FBI। जब बिश्नोई गैंग पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने कनाडा में एक किसी आदमी की हत्या की है, तो FBI ने जांच करना शुरू किया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया हार्ड बॉल। इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका से, कनाडा से 30 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया जो बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रहे थे। और FBI ने ऑफिशियली बताया है कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और FBI ने केस किया है बिश्नोई पर भी। यानी कि अब FBI इंडियन सरकार से कहेगी कि बिश्नोई को अमेरिका भेजा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिश्नोई को अमेरिका भेजा जाएगा। मैं 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरकार बिश्नोई को अमेरिका तो कभी नहीं भेजेगी, लेकिन हां, शायद बिश्नोई के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसा हो सकता है कि बिश्नोई का उसी जेल में काम तमाम हो जाए जिसमें वो इस वक्त है। जब पूनम पांडे पत्रकारों के सामने खड़े होकर कुछ कह रही थी, तो पूनम ने कहा कि देखो, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मेरे साथ ना हुआ हो। मेरे साथ तो सब कुछ हो चुका है। मैडम जी, ये तो सभी को पता है कि आपके साथ सब कुछ हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन दुनिया को यह बताने की क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको कहने की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मेरे साथ सब कुछ हो चुका है। कुछ भी कह रहे हो यार, आप जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, आप में अकल क्यों नहीं हो, कुछ भी बोलते हो यार। एक पुराने जमाने की एक्ट्रेस है ईशा कोप्पिकर, इसको खलास गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। शादी हो गई थी, फिर इसने डिवोर्स ले लिया, आजकल सिंगल है। और आज की तारीख में ईशा भी ठीक उसी तरह बातें कर रही है जैसे कि मलिका शेहरावत किया करती है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों ही नहीं, बल्कि वो सभी एक्ट्रेस जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है, वो सब इसी तरह से आज की तारीख में बातें कर रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मलिका शेहरावत कह रही थी कि पता नहीं लोगों को यंग लड़कियां ही क्यों पसंद आती है, अगर मेरी एज ज्यादा हो गई है तो क्या हो गया, मैंने तो कोई सर्जरी नहीं कराई, मैं तो आज भी इतनी सुंदर दिखती हूं। ठीक उसी तरह भी ईशा कोप्पिकर कह रही है, कुछ जरा सुनिए। बहुत ही अजीब बात है ना, एक मर्द की एजिंग को एक्सपीरियंस बोला जाता है और एक औरत की एजिंग को प्रॉब्लम। मूवीज में हम देखते हैं हीरोज अपने उम्र से आधी एज के लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, उनके हीरो बनते हैं। वो तो बेचारी ईशा का भी यही दर्द है कि वो बूढ़ी हो रही है, और जब बूढ़ी हो रही है, जाहिर सी बात है, तो लोग ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लोग उस बेचारी की तरफ देखते भी नहीं होंगे। तो ईशा का भी यही दर्द है बेचारी का। ईशा भी यही कह रही है कि जो लोग हैं वो यंग लड़कियों को ही क्यों पसंद करते हैं। अरे भाई, अगर एक मर्द थोड़ा बूढ़ा होता है तो उसे कहते हैं कि इसको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन अगर एक लड़की बूढ़ी होती है तो उसको कहते हैं कि तो बूढ़ी हो गई है, खत्म हो गई है। जब 60 साल के एक्टर 20 साल की लड़की के साथ फिल्मों में काम कर सकते हैं, तो अगर एक औरत की उम्र ज्यादा हो गई है तो उसको एज ए हीरोइन काम करने क्यों नहीं दिया जाता। यानी कि ईशा का ऐसा मानना है कि आज भी वो जवान है, उसको आज भी मेल लीड रोल मिलने चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे कि मलिका शेहरावत समझती है। देखो मैडम जी, अब आप लोगों का दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी भी दुखी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि आप बूढ़ी हो चुकी हो, आपका काम तमाम हो चुका है, खत्म हो चुका है, बॉलीवुड से आप लोगों का पैकअप हो चुका है, अब किसी को आपके ऊपर ध्यान देना नहीं है। तो ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, बात को समझिए आप। पंजाबी सुपरस्टार दलजीत की एक फिल्म बनकर काफी सालों से पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि सेंसर बोर्ड इसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। फाइनली इस फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पर रिलीज कर दिया और इस फिल्म का नाम है सतलुज। यह फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को चली और संडे को ZEE5 ने इस फिल्म को उतार दिया, क्योंकि ZEE5 से सरकार ने कहा कि इस फिल्म को उतारा जाए। जैसे इस फिल्म को उतारा गया, वैसे ही दलजीत को बहुत गुस्सा आया और दलजीत भड़क उठा। कोई परवाह नहीं, कोई मेरे खिलाफ है भाई। आई डोंट केयर एंड आई डोंट माइंड इफ तुम मेरे खिलाफ हो, प्लीज मेरे खिलाफ। दलजीत ने गुस्से में कहा कि जिसको मुझसे नाराज होना है नाराज हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करे, जिसको जो कहना है कहे। दलजीत ने यह भी कहा कि अगर मेरी फिल्म को OTT से उतार दिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग तो देख चुके हैं और बाकी लोगों ने इस फिल्म को डाउनलोड कर लिया है, तो अब इस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, हर कोई इस फिल्म को जरूर देखेगा। और रोक दो जिन्हें रोकनी है, और ले लो जिन्हें पंगे लेने हैं, कोई टेंशन नहीं हो। ये डर हैगा सी,
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि IMDb की जो रेटिंग होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है और इस फिल्म की रेटिंग वहां भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कमाल यह है कि IMDb ने भी उस रेटिंग को हटा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रेटिंग है ये कितनी फेक है। IMDb रेटिंग का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे देकर अच्छी रेटिंग ले सकते हो, आप पैसे लेकर किसी भी फिल्म की खराब रेटिंग भी दिला सकते हो। और बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं जो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका यह कहना है कि अगर इस फिल्म को OTT से उतारा गया है तो ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। यहां तक कि सिख कम्युनिटी भी दिलजीत को सपोर्ट कर रही है और पंजाब के बाकी लोग भी दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी का कहना है कि इस फिल्म के पूरे पंजाब में शोज रखे जाएंगे, पब्लिक को दिखाई जाएगी, कोई भी इस फिल्म को पब्लिक को देखने से रोक नहीं सकता। राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म को देखा, उसने भी इसका रिव्यू किया और उसने भी कहा कि यह कमाल की फिल्म है। जो बाकी लोगों ने इस फिल्म को देखा उनका भी यही कहना है कि यह एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। दिलजीत ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है और जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसने भी लाजवाब काम किया है। मैं भी फिल्म सतलुज को आज या कल जरूर देखूंगा और मैं भी अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह फिल्म कितनी अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया, इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया। भाई साहब, आज की तारीख में इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि किस फिल्म ने क्या बिजनेस किया है, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया है बॉलीवुड में कि अगर किसी फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस किया है तो वो 5 करोड़ बताया जाएगा या 10 करोड़ बताया जाएगा। बॉलीवुड में ये चलन शुरू किया है गोलगप्पे निर्माता दिनेश विजन ने। दिनेश विजन की एक फिल्म आई थी भूल चूक माफ, उसका रियल बिजनेस था 22 CR का और भाई साहब इस आदमी ने डिक्लेयर किया था 85 CR। कुछ दिनों पहले दिनेश की फिल्म रिलीज हुई थी कॉकटेल 2। इस फिल्म का जो रियल बिजनेस है वो है तकरीबन 40 CR, लेकिन इस भाई ने डिक्लेयर किया है 100 CR प्लस। अल्फा का अब तक बिजनेस हुआ है तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए, लेकिन वायरएफ बता रहा है 60-70 करोड़ रुपए। वेलकम 3 का 12 दिन का बिजनेस हुआ है तकरीबन 100 करोड़ रुपए, लेकिन अक्की बता रहा है 150 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में कोई भी रियल बिजनेस बताने के लिए तैयार नहीं है। हर एक प्रोड्यूसर पहले पैसे लगाकर फिल्म बनाता है, फिर उसको रिलीज करने पर खर्चा करता है, फिर खुद ही टिकट्स खरीदता है, खुद ही अपनी फिल्म को सुपरहिट बताता है और फिर उसके बाद फेक बिजनेस बताता है अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताने के लिए। हकीकत यह है कि इस साल अब तक सिर्फ 2 ही फिल्में चली है, धुरंधर 2। जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी क्रिकेट खिलाड़ी की बायोग्राफी पर फिल्म बनेगी तो सुपरहिट हो जाएगी। अजरुद्दीन की बायोग्राफी पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अजहर, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। कपिल देव की बायोग्राफी पर फिल्म बनी थी 83, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी बनी थी, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। एक महिला क्रिकेटर की कहानी पर भी एक फिल्म बनी थी, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म चली थी धोनी, और उसकी वजह यह थी कि जब वो फिल्म कभी रिलीज हुई थी उस वक्त धोनी एकदम टॉप पर था। उस वक्त धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत ही कमाल की थी और उससे पहले कोई भी फिल्म किसी क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर नहीं बनी थी। वो पहली फिल्म थी जो किसी क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर बनी थी। लेकिन अब भूषण कुमार और लव रंजन ने एक फिल्म का ऐलान किया है और इस फिल्म का नाम है दादा। इसमें हीरो होगा राजकुमार राव, वही राजकुमार राव जिसके घर वाले भी उसकी फिल्म नहीं देखते। उस बेचारे का ड्राइवर, ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी उसकी फिल्म नहीं देखता। और इस फिल्म को बनाया जाएगा गांगुली की कहानी पर, वही गांगुली जिसको बहुत सारे लोग तो आज की तारीख में जानते ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आज इस फिल्म का ऐलान किया गया है तो आज ही यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। हर कोई आज ही गारंटी के साथ कह सकता है कि यह फिल्म नहीं चलेगी, इसका फ्लॉप होना पक्का है, तय है। लेकिन इसके बावजूद भी भूषण इस फिल्म को बनाएगा, लव रंजन इस फिल्म को बनाएगा। वही लव रंजन जो अपने घर में बहुत बड़ा जीनियस है लेकिन एक से एक वाहियात फिल्में बनाता है। कॉकटेल 2 भी इसी भाई की है। इससे पहले आई थी दे दे प्यार दे 2, वो वाहियात फिल्म भी इसी भाई की थी। क्या ही बोलेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि टिंगी आलिया की फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन कमाल यह है कि जब इस फिल्म को टिंगी आलिया प्रमोट कर रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। आप अंदाजा लगाइए, आलिया समय रैना के शो पर गई क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर समय रैना इसको प्रमोट कर देगा
तो इस फिल्म का हिट होना पक्का है। लेकिन हुआ क्या, समय रैना के कहने से कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं गया और भी ना जाने आलिया कहां कहां गई, कहां कहां दौड़ी, कहां कहां जाकर इस फिल्म का प्रमोशन किया। और मैं उसी वक्त कह रहा था कि इस फिल्म के प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और वही हुआ। हकीकत यह है कि किसी फिल्म को प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी, नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी। एक और फिल्म का ऐलान किया गया है जिसका नाम है ललकार। इसमें हीरो होगा आमिर खान, वही आमिर खान जो 4 शादियां कर चुका है। 1952 में कोई टेस्ट सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसी कहानी पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। यानी कि इस फिल्म में पूरी तरह क्रिकेट को दिखाया जाएगा। उस वक्त ना तो वनडे हुआ करता था, ना T20 हुआ करता था, बल्कि टेस्ट मैच हुआ करता था। आज की तारीख में किसी को टेस्ट मैच देखना ही नहीं है भाई। 50 ओवर्स का मैच भी किसी को नहीं देखना। जो 20 ओवर्स का मैच होता है उसमें भी 10 ओवर्स का ही मैच देखते हैं। आज की तारीख में 10 ओवर्स का तो कोई देखता ही नहीं है। लेकिन जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि इस फिल्म का हिट होना तय है, क्योंकि इसमें आमिर खान हीरो है। अब आप कहेंगे कि भाई इस फिल्म के निर्माता कौन है? इस फिल्म के निर्माता है जीनियस राजू हिरानी, वो वाकई जीनियस है। फरहान अख्तर भी इस फिल्म के निर्माता हैं। लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है आशुतोष ग्वारिकर, वही जिसने कभी लगान का डायरेक्शन किया था। यह इस बात का सबूत है कि जो बॉलीवुड है वो भेड़ चाल पर यकीन रखता है। जो बॉलीवुड वाले हैं जब उनका दिमाग कहीं एक जगह फंस जाता है तो वहां से निकल नहीं पाते। क्योंकि डायरेक्टर आशुतोष ने लगान का डायरेक्शन किया था, लगान में क्रिकेट था, लगान हिट रही थी। यही वजह है कि आमिर को ऐसा लगता है कि अगर आशुतोष इस फिल्म को बनाएगा तो ये सुपर हिट रहेगी। जो निर्माता है उनको भी ये लगता है कि अगर आशुतोष क्रिकेट पर फिल्म बनाएगा तो वो चलेगी, हिट रहेगी। आप अंदाजा लगाइए। और ये इस बात का सबूत भी है कि आमिर खान मेंटली टोटली बैंकरप्ट हो चुका है। आमिर खान को आज की तारीख में कुछ नहीं पता कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, पब्लिक को क्या फिल्म देखनी है, क्या नहीं देखनी, कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। और अगर एक आदमी 4 शादियां कर चुका है तो जाहिर सी बात है वो तो वैसे ही पागल हो जाना है। उसके दिमाग ने तो काम करना वैसे ही बंद कर देना है। तो अगर आमिर का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कोई अचंभे की बात तो इसमें है नहीं, क्योंकि उसके काम ही ऐसे हैं भाई के। मलयालम फिल्मों का एक एक्टर है जिसका नाम है मोहनलाल। काफी दिनों से इसके ऊपर एक केस चल रहा था और फाइनली मोहनलाल ने यह कबूल किया है कि हां इसके पास 10 हाथी के दांत है। कितने भाई साहब? 10। आप यकीन कीजिए हाथी का दांत रखना बहुत बड़ा क्राइम है। अगर किसी के पास एक दांत भी मिल जाए तो उसको सालों जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन इस भाई के पास 10 दांत है, इसके बावजूद भी इसका कुछ नहीं होना, इसके ऊपर कोई केस नहीं होना, इसने जेल नहीं जाना है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो हिंदुस्तान में यह डिफरेंस है आम जनता में, एक्टरों में और राजनेताओं में। जहां एक नॉर्मल आदमी एक छोटे से क्राइम के लिए सालों जेल में रह सकता है, वहीं नेता और अभिनेता कितना भी बड़ा क्राइम कर ले उसका कुछ नहीं होने वाला। एक हाथी का छोटा बच्चा टीवी एक्टर है जिसका नाम है राम कपूर। इस हाथी के छोटे बच्चे ने कुछ दिनों पहले अपना वजन कम कराया था। आज की तारीख में कुछ ऐसा इलाज आ गया है कि ऑपरेशन करके 50-60 किलो वजन भी कम किया जा सकता है। तो राम कपूर इस वक्त एक शो कर रहा है और वहां रोजाना कुछ ना कुछ घटिया हरकत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज में रहने के लिए। जब एक लड़की ने इस हाथी के बच्चे से पूछा कि तेरे कितने अफेयर रहे थे शादी से पहले, तो इसने कहा कि मैं तो प्ले बॉय था, मेरे कितने अफेयर रहे थे मुझे खुद याद नहीं है, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी मुझे खुद याद नहीं है। उठा ले, नहीं रहना इस गोले पे मुझे जहां राम कपूर जैसे चूतिया भी रहते हैं। भाई मोटे हाथी के बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि तू कभी आईने के सामने खड़ा नहीं हुआ होगा, तूने अपने आप को नहीं देखा होगा मेरे दोस्त। अगर तू अपने आप को देख लेता तो लुखे तू आज ये नहीं कहता कि तू प्ले बॉय था और तेरी ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। How many affairs have you had? After marriage, not a single one. अरे ये फ्लेक्स करने वाली बात क्या है? इसके पहले वाला Oh shit. I was a playboy. अबे लुखे हाथी के बच्चे, तेरी तरफ कोई लड़की देखेगी नहीं, गर्लफ्रेंड बनना तो बहुत दूर की बात है। अपनी शक्ल एक बार फिर आईने में देख ले, तू हाथी का सड़ा हुआ बच्चा है। ये फेंका फेंक करना बंद कर दे, अपने आप को हैंडसम बताना बंद कर दे बेटा। सबको पता है कि तू कितना बड़ा लुक्खा है।
पिछले वीडियो में मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े थे, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एतराज किया कि मैंने कमेंट्स क्यों नहीं पढ़े, तो आज फिर से पढ़ देता हूं। सोधी का कहना है माइंड ब्लोइंग एंड फुल एंटरटेनिंग वीडियो, लेकिन के भाई एक रिक्वेस्ट है, इतने लंबे वीडियो में इंटरवल भी ऐड कर दिया करो। ठीक है भाई साहब। भूपिंदर सिंह का कहना है आई लाइक योर वीडियो के भाई, आई एम फ्रॉम स्कॉटलैंड। थैंक यू भाई साहब। अजय झा का कहना है हाय सर, आपके वीडियोस में नहीं छोड़ता कोई भी, यू आर वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग, वीडियोस बनाते रहें, आपके वीडियो देखकर सारा दुख दूर हो जाता है। थैंक यू भाई साहब। वाटरमेलन का कहना है के भाई यू आर सुपर, आई लाइक योर ऑल वीडियोस भाई, कीप इट अप। थैंक यू भाई साहब। कृष्णा का कहना है जस्ट लव्ड इट भाई, यू मेड माई इवनिंग, अगेन द वेट स्टार्ट्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू भाई साहब। सन्नी ढालीवाल का कहना है योर वीडियोज मेक माई वर्कआउट सेशन सो मच फन, आई लिफ्ट वेट्स वाइल लिसनिंग टू यू, कैन यू पॉसिबली क्रिएट वीडियोज दैट आर एटलीस्ट 40 मिनट्स लॉन्ग। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। महेश का कहना है सर जी हंस हंस के पेट दर्द हो रहा है आज तो, कीप इट अप। थैंक यू भाई साहब। पुष्पा का कहना है सर आप बहुत अच्छे तरीके से बॉलीवुड की पोल खोल करते हो, आई लाइक इट। थैंक यू। राहुल सक्सेना का कहना है थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुलर का कहना है हिलेरियस एंड वेरी एंटरटेनिंग वीडियो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग निकलती है कि किस देश का पासपोर्ट किस नंबर पर है। किसी जमाने में इंडिया का पासपोर्ट हुआ करता था 75th नंबर पर, इस साल इंडिया का पासपोर्ट आया है 125th नंबर पर। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे देशों ने इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा देना बंद कर दिया है, बहुत सारे देशों ने बिना वीजा के एंट्री देना भी बंद कर दिया है, और बहुत सारे देशों ने ई वीजा देना भी बंद कर दिया है। लेकिन अक्षय कुमार भाईजान का कहना यह है कि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अक्की भाई ने कहा है कि जब मैं किसी देश में जाता हूं और वहां इमिग्रेशन काउंटर पर जाता हूं तो ऑफिसर पासपोर्ट देखते ही कहता है कि ओहो भाई साहब वेलकम, आप तो इंडिया से आए हो, अरे इंडिया से आए हो भाई, मोदी जी की कंट्री से, अरे भाई साहब आपका वेलकम है। आज मैं कहता हूं कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है oh you come from the country of Modi, ऐसा आता है। अब अगर अक्की भाई ये कह रहा है तो जाहिर सी बात है सच ही कह रहा होगा, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। जब अक्की कहीं जाता होगा तो अक्की से ऐसा ही कहा जाता होगा। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि भाई मेरी फैमिली लंदन में रहती है, मैं लंदन जाता रहता हूं, यूरोप जाता रहता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं लंदन या यूरोप जाता हूं और काउंटर पर जाता हूं और ऑफिसर इंडियन पासपोर्ट देखता है तो वो मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखता है कि वो अपने मन ही मन में कह रहा हो कि ये चूतिया इंडियन यहां क्या करने आ गया, ये आया क्यों है। फिर जब वो पूछता है तो मैं उसको बताता हूं कि सर मैं तो 30-35 साल से दुबई में रहता हूं, मेरी फैमिली लंदन में रहती है, मेरे बच्चे लंदन में रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई मैं लंदन या यूरोप गया हूं और वहां जब काउंटर पर गया हूं तो ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा हो और वो इंडियन पासपोर्ट देखते ही बहुत खुश हो गया हो। लेकिन जब अक्की भाई कह रहे हैं तो अक्की भाई का पासपोर्ट देखकर ऑफिसर खुश हो जाता होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अक्की भाई झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप लोग डिसाइड करो कि अक्की भाई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।